दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए। आज से 10-15 साल पहले का वो दौर जब दुनिया के बड़े बड़े दिमाग एक ही लाइन बोलते थे, भारत आगे जाएगा, लेकिन बहुत धीरे। इतना धीरे कि चीन और अमेरिका को सीधी टक्कर देने की बात सुनकर लोग मुस्कुरा देते थे। कहा जाता था, हाँ होगा सब कुछ, लेकिन 50 साल बाद। और यहीं पर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे किसी ने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा था। जिस भारत को दुनिया फ्यूचर पावर कहकर टालती रही, वही भारत आज प्रेजेंट में पूरा गेम पलट चुका है। और इसका सबसे ताजा सबूत है यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ वो समझौता, जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी। यह कोई छोटा ग्रुप नहीं है, ये हैं यूरोप के 27 सबसे अमीर और ताकतवर देश। और इनके साथ डील की बातचीत चल रही थी पूरे 19 साल। 19 साल तक फाइलें धूल खाती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं। हर बार कोई ना कोई बहाना निकल आता था, कभी नियम, कभी शर्तें, कभी शंका। असली वजह साफ थी, यूरोप चाहता था कि शर्तें वही तय करे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भारत ने इंतजार नहीं किया, भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। और अचानक वही डील जो सालों से अटकी हुई थी, भारत की शर्तों पर साइन हो गई। यहीं से पूरी दुनिया को मैसेज मिल गया, अब भारत से बात उसकी शर्तों पर होगी। तभी तो आज सिर्फ यूरोप नहीं, 20 से ज्यादा देश भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। क्योंकि अब भारत कोई उभरती हुई इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो मार्केट बन चुका है जिसे नजरअंदाज करने की किसी में हिम्मत नहीं। अब सवाल ये नहीं रह गया कि भारत आगे जाएगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया भारत की रफ्तार के साथ चल भी पाएगी। और इसी सवाल के अंदर छुपा है इस पूरी डील का असली राज। दरअसल जो उम्मीदें कभी भारत के लिए भविष्य के नाम पर टाल दी जाती थीं, आज उनके लिए मैदान पूरी तरह तैयार है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस माहौल को बनाने वाले वही 27 यूरोपीय देश हैं जो कुछ साल पहले तक भारत को तेजी से आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। मशीनरी हो, हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, हेवी इंजन्स हो या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इन सब पर यूरोप दशकों से राज करता आया है। फैक्ट्री की मशीन हो या मेगा कंस्ट्रक्शन का दिमाग और ताकत, यूरोप आगे था और आज भी है। लेकिन जैसे ही भारत ने इन सेक्टर्स में कदम बढ़ाना शुरू किया, वहीं से बेचैनी शुरू हुई। खुलकर विरोध करना ठीक नहीं लगता था, इसलिए रास्ता निकाला गया नियमों का। कभी पर्यावरण की दुहाई, कभी कार्बन टैक्स, कभी लेबर स्टैंडर्ड्स, कभी डेटा प्रोटेक्शन। मतलब सीधा रुको नहीं, बल्कि इतनी अड़चने की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाए। 2013 के बाद भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर पर यही खेल चला। कागज पर नियम, जमीन पर ब्रेक। और फिर 2021 में आया एक नया हथियार, कार्बन बॉर्डर टैक्स। नाम भारी, मतलब सीधा जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी लागत बढ़ा दो। सबसे ज्यादा चोट भारत जैसे देशों पर पड़नी तय थी। यानी खेल साफ था, भारत को रोको मत, बस इतना स्लो कर दो कि बराबरी तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन कहानी ने यहीं पर यू टर्न ले लिया। अब वही यूरोप भारत के साथ डील साइन कर रहा है, वो भी भारत की शर्तों पर। क्योंकि असली डर भारत नहीं था, डर था भारत की स्पीड से। यूरोप जानता था कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में खुली हवा मिल गई तो जर्मनी के प्लांट, फ्रांस की फैक्ट्रियां और इटली की मशीनरी को सीधी टक्कर मिलने वाली है। इसीलिए 19 साल तक फाइल टेबल पर पड़ी रही। कभी पर्यावरण, कभी लेबर, कभी डेटा। मैसेज साफ था, भारत आगे बढ़े, लेकिन बहुत तेज नहीं। मगर इस बार भारत ने बहस में समय नहीं गंवाया। भारत ने सिस्टम ही बदल दिया। मेक इन इंडिया नारा नहीं रहा, जमीन पर उतर आया। पीएलआई ने कंपनियों को सीधा हिसाब समझा दिया। पोर्ट, हाईवे, रेल सब एक साथ दौड़ पड़े। और नतीजा यह हुआ कि दुनिया की सप्लाई चेन धीरे धीरे भारत की तरफ मुड़ने लगी। अमेरिका ने नोटिस लिया, मिडिल ईस्ट ने निवेश बढ़ाया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया भारत के साथ डील करने लगे। और तभी यूरोप को एहसास किया जाएगा, हुआ अब देर हो चुकी है। अगर अब भी भारत को रोका गया तो भारत यूरोप की जरूरत ही खत्म कर देगा। ऑप्शन भारत के पास थे, यूरोप के पास नहीं। यहीं से यूरोप का सुर बदला। जो एफटीए कल तक मुश्किल था, वो अचानक म्यूचुअली बेनिफिशियल बन गया। अब जरा तस्वीर का साइज समझिए। भारत और यूरोप मिलकर दुनिया की करीब 1/4 इकोनॉमी को छूते हैं। हर चौथी बड़ी डील कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ी है। भारत अब तक ज्यादा खरीद रहा था, कम बेच पा रहा था। यही वो गैप था जिसे यूरोप का मार्केट भरने वाला है। जैसे ही टैक्स की दीवार गिरती है, डिमांड अपने आप खड़ी हो जाती है। यूरोप की फार्मेसियों में मिलने वाली सस्ती दवाइयों के पीछे भारत है। दुकानों में बिकने वाले कपड़ों की सप्लाई चेन में भारत है। ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स, हेवी इंजीनियरिंग, हर जगह भारत की मौजूदगी गहरी होती जा रही है। बदले में यूरोप देता है टेक्नोलॉजी, मशीनरी और एडवांस इक्विपमेंट। यूरोप टेक्नोलॉजी देता है, भारत स्केल देता है। एफटीए के बाद टैक्स गिरेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा,
फैक्ट्रियों की शिफ्ट्स बढ़ेंगी और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। हाँ, यूरोप को भी फायदा मिलेगा, लेकिन लंबी रेस में पलड़ा भारत का भारी है। सबसे दिलचस्प बात यही है, जो यूरोप कभी भारत की रफ्तार रोकना चाहता था, आज वही भारत की कमाई बढ़ाने का रास्ता बना रहा है। यही होती है असली कूटनीति, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज 50 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं। यूरोप के साथ डील होते ही ये कतार और लंबी हो गई है। सबको भारत चाहिए, उसका मार्केट भी और उसकी ताकत भी। अब देखना यह है कि जो देश अब भी इस बदलती हकीकत को समझने से इनकार कर रहे हैं, वो इतिहास में किस पन्ने पर लिखे जाएंगे। क्योंकि भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब शर्तें तय करता है। अब जरा एक कदम आगे सोचिए, क्योंकि असली कहानी यहां से शुरू होती है। जो डील आज कागज पर दिख रही है, उसका असर कल फैक्ट्रियों के शोर में सुनाई देगा और परसों आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होगा। यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह एक साइलेंट पावर शिफ्ट है, जो बिना शोर किए दुनिया की दिशा बदल रही है। आने वाले सालों में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी विकल्प बन जाएगा। अभी तक दुनिया भारत को लागत कम करने के चश्मे से देखती थी। आगे चलकर दुनिया भारत को रिस्क कम करने के नजरिए से देखेगी। जब सप्लाई चेन टूटेगी, जब किसी देश पर प्रतिबंध लगेगा, जब किसी फैक्ट्री का पहिया रुकेगा, तब पहला नाम भारत का आएगा। यही वजह है कि यूरोप ने जल्दबाजी दिखाई। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत को आदत से बाहर रहने दिया, तो कल को भारत उनकी मेज का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मेज ही बदल देगा। एक और गहरी बात है, जो अभी कम लोग देख पा रहे हैं। इस एफटीए के बाद भारत में बनने वाला माल सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बनेगा। वही फैक्ट्रियां आगे चलकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के लिए भी हब बनेंगी। यानी भारत अब एक्सपोर्टर नहीं, री एक्सपोर्ट सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज जो कंटेनर मुंबई या चेन्नई से यूरोप जाएगा, कल वही नेटवर्क दुनिया के बाकी हिस्सों तक फैलेगा। इससे भारत की मोल भाव करने की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। अब जरा यूरोप की मजबूरी समझिए। वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है, लागत बढ़ रही है और फैसले लेने की रफ्तार धीमी है। दूसरी तरफ भारत युवा है, तेज है और भूखा है आगे बढ़ने के लिए। आने वाले समय में यूरोप की कई कंपनियां मेड इन इंडिया को छुपाने की बजाय गर्व से दिखाएंगी, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसी पर टिका होगा। बाहर से देखने पर लगेगा कि यूरोप जीत रहा है, लेकिन अंदर से कंट्रोल धीरे धीरे भारत के हाथ में खिसकता जाएगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट सर्विस सेक्टर में दिखेगा। लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग पर अटके हैं, लेकिन असली कमाई डेटा, डिजाइन, मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर से होगी। यूरोप की फैक्ट्री में लगी मशीन किस लॉजिक से चलेगी, कौन सा पार्ट कब बदलेगा, किस सप्लाई में कितना स्टॉक रखना है, इन फैसलों का दिमाग भारत में बैठेगा। यानी मशीन भले यूरोप में हो, उसका दिमाग भारत में होगा। और जहां दिमाग होता है, वहां ताकत अपने आप आ जाती है। एक और भविष्य की तस्वीर है, जो धीरे धीरे साफ होगी। भारत और यूरोप की नजदीकी कुछ देशों को असहज करने वाली है। जिनकी आदत थी कि भारत को दबाव में रखा जाए, उन्हें पहली बार महसूस होगा कि भारत के पास विकल्प हैं। और जब किसी देश के पास विकल्प होते हैं, तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, वह शर्तें भी रखता है। यही वजह है कि आने वाले सालों में टैरिफ, दबाव और धमकियों का असर भारत पर कम और उन पर ज्यादा पड़ेगा, जो यह खेल अब भी पुराने तरीके से खेल रहे हैं। सबसे आखिर में एक साइलेंट लेकिन खतरनाक बदलाव। भारत के अंदर सोच बदलेगी। जब भारतीय कंपनियां यूरोप जैसे मार्केट में टिकेंगी, तब उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। वे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगी, ब्रांड बनाएंगी। और जिस दिन भारत के ब्रांड यूरोप की सड़कों पर आम नजर आने लगेंगे, उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि यह एफटीए सिर्फ ट्रेड की जीत नहीं थी, यह माइंडसेट की जीत थी। यानी कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी आया ही नहीं है। जो आज शुरुआत लग रही है, वही कल आदत बनेगी, और परसों नियम। फर्क बस इतना है, इस बार नियम भारत तय करेगा, और बाकी दुनिया देखेगी कि इस रफ्तार के साथ कौन चल पाता है और कौन पीछे छूट जाता है।